और यह है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 का रिकैप। ये कहानियां हैं 80 के दशक की, जिसके शुरुआत होती हैं माइक, लूकस, डस्टिन और विल नामी 3 जिगरी दोस्तों से, जो दिन भर अपने खाली टाइम में बैठकर डंजन्स एंड ड्रैगन्स नाम का एक बोर्ड गेम खेलते हैं। क्योंकि तब स्मार्टफोन सुर पबजी नहीं था, तो बच्चों को बोर्ड गेम से ही काम चलाना पड़ता था। गेम पूरा करने के बाद जब विल अपने घर वापस जा रहा होता है, तब डेमोगोर्गन नाम का एक दूसरी डिमेंशन का जानवर विल को अपनी दुनिया में खींच लेता है। इस दूसरी छुपी हुई दुनिया को नाम दिया गया है द अपसाइड डाउन, एक ऑल्टरनेट डिमेंशन। दूसरे दिन सुबह होते ही विल की मां जॉइस और उसका बड़ा भाई जॉनथन विल की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाने हॉकिंस के पुलिस स्टेशन जाते हैं। चीफ इंस्पेक्टर जिम हॉपर फिर इस केस को अपनी हाथों में ले लेते हैं। फिरमानी मुलाकात होती है 11 से, जो किसी रेस्टोरेंट से खाना चुरा के भाग रही हैं। यालन क्यों? वेल्की को किसी को इसका नाम नहीं पता और इसके हाथ पर 11 नंबर का टैटू बना है, इसलिए सब इसके एल्वन ही भुलाते हैं। रेस्टोरेंट का मालिक 11 को रंगे हाथ पकड़ लेता है और सोशल सर्विस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है कि उससे एक लड़की मिली है। बट यहां सोशल सर्विस वालों की जगह डॉक्टर बरिनर के भेजे एजेंट्स आते हैं। लॉन्ग सूरी शॉर्ट एल्वन इन्हीं से छूट कर भागी थी, क्योंकि यह लोग हॉकिंस लैब में उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। अपने एल्वन के पास असाधारण शक्तियां हैं, सुपर पावर्स। इनमें से एक एजेंट रेस्टोरेंट के ओनर को डेट कर रही हैं। स्टीव अपने कूल दोस्ते के साथ घर में पार्टी रखता है, जहां नैन्सी अपनी नॉट सो कूल बेस्ट फ्रेंड बारब को लेकर जाती है। बारब कूल बनने के चक्कर में अपनी घनी बेजिद्दी करवाने के बाद इन सब से दूर जाकर पूल के किनारे बैठ जाती हैं और फिर नैन्सी और स्टीव ऊपर बेडरूम में जाकर अपसाइड डाउन के लिए खेल दें। जब बेडरूम में यह सब चल रहा होता है तो विल का बड़ा भाई जोनाथन बाहर बेटा हॉपर को लगता है कि विल के गायब होने के पीछे हॉकिंस लैब का कुछ हाथ है और ये लैब वाले पुलिस से कुछ छुपा रहे हैं। सच्चाई का पता लगने हॉपर अपनी रिसर्च शुरू करता है, जहां इसे पता चलता है कि इस लैब में इंसानों पर अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट सो रहे थे। तेरी आयुज इनके इसी एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। इस मामले के और चार्मिन करने हॉपर तेरी को ढूंढने निकलता है। हॉकिंस के तालाब में पुलिस को विल की लाश मिलती है। जॉइस भी यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि विल मर चुका है। जॉइस को लगता है कि उसके घर के दीवारों में से विल उसे पुकार रहा है और उसके दीवार के उस पार विल दिखाई देता है। पर अभी इन माँ बेटे के बीच एक अजीब सी ऑर्गेनिक दीवार मौजूद है। फिर अचानक से उस दीवार को पार कर उसके अंदर से डेमोगोर्गन निकलता है और जॉइस अपनी जान बचाकर भाग जाती है। जॉइस फिर ये सारी कहानी जाकर पुलिस को बताती है और आइस एक्सपेक्टेड सबको लगता है कि जॉइस अब बगला गई है। जैसा ही स्टीव को पता चलता है कि उस रात जोनाथन झुपके से इसके और नैन्सी के फोटोज ले रहा था। अब आधी रात को ऐसी वाली फोटोग्राफी कर गए तो यही होगा ना। इस बात से नैन्सी काफी नाराज हो जाती है और फिर उस स्टीव से टेम्पररी ब्रेक कर लेती है। नैन्सी जब इस फोटोज देखती है तो उसका ध्यान उन बार्ब वाली फोटोग्राफ पर जाता है। इन फोटोज में बार्ब के साथ साथ डेमोगोर्गन की भी झलक कैप्चर हो गई थी। इसके अपने नेकिन हो गया है, पर वेल किसी अल्टरनेट दुनिया में कहाँ ही था। पर इन अपने टीजर के थ्रू पता चलता है कि अगर कोई ऐसा दरवाजा हुआ भी जो 2 अल्टरनेट वर्ड को आपस में कनेक्ट करता है, तो इस दरवाजा के आसपास की जगह मौजूद मैग्नेटिक फील्ड्स में काफी डिस्टॉर्शन होगा। बस फिर इसी कंसेप्ट को यूज करके माइक और उसके दोस्त 11 के साथ कंपस लेकर उस दरवाजा को ढूंढने निकलते हैं। 11 ऑलरेडी उस दरवाजा के बारे में जानती थी, पर इसने जानबूझकर इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती हैं कि दरवाजा के उस पार्ट डेमिगोर्गन्स का खतरा मौजूद है। फिर इनकी जान बचाने के लिए इसके लिए मामले के पीछे किसी बड़ी पार्टी का हाथ है। फिर से अपने अपने तलाश लेते वक्त छुपे हुए माइक्रोफोन्स मिलते हैं। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर आकर हॉपर को बताते हैं कि उन्हें भारप की गाड़ी मिली है। देख के लग रहा है कि भारप अपने घर वालों से तंग आकर शहर छोड़कर भाग गई हैं। पट्टापर को लगता है कि भारप और माइक दोनों के गायब होने की शायद एक ही वजह है। फिर नैन्सी और जोनाथन। डेमोगोर्गन को उस रात नैन्सी को डर के मारे नींद नहीं आती और वो जोनाथन को वहीं अपने साथ रुकने के लिए कहती है। उस फोटो वाले हादसे के बाद स्टीव वहां पर नैन्सी से पैचअप करने आया होता है। अपने साथ वे एक्सपेरिमेंट्स के बाद अब बिल्कुल भी बात करने की हालत में नहीं है। यहाँ तेरी की बहन इन्हें बताती है कि यह ब्रेनर के किए गए प्रोजेक्ट एम के अल्ट्रा का हिस्सा थी। एक्सपेरिमेंट्स के दौरान तेरी प्रेग्नेंट थी। इन्हें लगता है कि ब्रेनर ने तेरी का बच्चा चुरा लिया और वो अब उस पर अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है।
हाँ जी, सही समझे तेरी 11 की मम्मी। और फिर सारे 11 को लेकर भागने लगते हैं। तब इसके एगेंट्स की वैन बच्चों का रास्ता रोकती है। फिर 11 अपने पावर्स के मिलब से इस वैन को उड़ाकर साइड में करती है। नैन्सी और जोनतन लेकर ह्यूपर और जॉयस को मिलकर उन्हें डेमोगर्गन के बारे में बढ़ाते हैं। इन्हें लगता है कि डेमोगर्गन सकून से आकर्षित होते हैं। फिर इस सारे 11 को लेकर अपने पावर्स को इस करके विल्ड को ढूंढ सके उस वैन वाले हादसे की बाद 11 अब थोड़ी कमजोर हो गई है और इसी लेकर इसके पावर को एम्प्लीफाई करने के यह लोग स्कूल में एक डेप्रेवेशा टैंक बनाते हैं ताकि 11 अपने पावर्स पर फोकस कर सके। फिर अपने पावर्स के मदद से 11 देखते हैं कि बार्ब मर चुकी है बट विल अब भी जिंदा है। नैन्सी और जोनाथन डेमागोर्गन को मारने जाते हैं तो विल को बचाने हॉपर और जॉयस अपसाइड डाउन वॉल में जाने का प्लान बनाते हैं, पर हॉकिस लैब में घुसते ही ब्रेनर के आदमी इन्हें पकड़ लेते हैं। उधर नैन्सी और जोनाथन डेमागोर्गन को खून से आकर्षित करके अपनी दुनिया में लेकर आते हैं। उसी वक्त वहां पर स्टीव भी आ जाता है। तेरे तीनों मिलकर डेमागोर्गन से लड़ने लगते हैं और उसे आग लगा देते हैं। जलता हुआ डेमागोर्गन भागकर वापस अपनी दुनिया में चला जाता है। उधर लैब में हॉपर और ब्रेनर के बीच एक जबरदस्ती वाली डील होती है, अपने लिए अभाग करते हैं।